हम लोग को पता है 10th में हम लोग पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये चांस की बात करता है, चांस की बात करता है, या जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है लैटिन में प्रोबेब्रे, प्रोबेबल, वहाँ से आया है और उसका मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी भी एक चांस को ही दिखाता है ना। और पहले जो एंशिएंट टाइम में जो प्रोबेबिलिटी वर्ड तो नहीं यूज होता था, इस तरह की जो चीज़ें यूज होती थी, जिस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं चांस को पता करने के लिए, वो हेल्थ के चांस को पता करने के लिए, या एंशिएंट चाइना में, एंशिएंट ग्रीस में ये सब यूज होता था। लेकिन प्रोबेबिलिटी एज अ थ्योरी उस समय नहीं मौजूद था। ये कह सकते हैं कि 14th सेंचुरी के आसपास आकर के प्रोबेबिलिटी जन्म लेता है। और प्रोबेबिलिटी कैसे जन्म लेता है, इसकी जो पूरा जो डेवलपमेंट है, इसकी जो स्टोरी है वो मतलब इंटरेस्टिंग है बहुत, कि कैसे प्रोबेबिलिटी बना, कैसे आया। इसको अगर हम लोग देखें तो 14th सेंचुरी में पहली बार गैम्बलिंग का गेम होता था। ये हम लोग को पता है ना, गैम्बलिंग होता था, है ना। हाँ, तो गैम्बलिंग दो तरीके का गेम होता था। एक होता था ताश के पत्तों से और एक होता था डाइस से, है ना। डाइस क्या होता है ये पता है? 6 सरफेस होता है ना। एंशिएंट टाइम का गेम है ये। डाइस होता था कि जो मरे हुए जानवरों की हड्डियां होती थी उनको रब करके एक क्यूब का शेप दिया जाता था और डॉट्स दिया जाता था 6 साइड पे, है ना। और उससे गेम खेला जाता था। तो डाइस का गेम होता था और गैम्बलिंग ताश के पत्तों से गेम होता था। 14th सेंचुरी में कार्डेनो नाम के एक मैथ्स के प्रोफेसर थे जिनको गैम्बलिंग का बहुत शौक था, है ना। कार्डेनो वही नाम है जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करते वक्त एक प्रोफेसर रोम में ये थे, इटली में। तो रोमन एक प्रोफेसर की बात किए थे ना, जो अपने स्टूडेंट को अपना सेट ऑफ 20 समथिंग इक्वेशन देते हैं सॉल्व करके, मैथ्स डुअल हुआ करता था। वो वही प्रोफेसर हैं जो अपने स्टूडेंट को डेथ बेड पर दिए थे, कार्डेनो मैथमेटिशियन थे। अब इनको गैम्बलिंग का शौक था, गैम्बलिंग करते थे और कभी हारते थे कभी जीतते थे। अब मैथ्स का दिमाग ये सोचने लगा कि अगर हम जीते ही ना, सब हार जाएं, तब तो बड़ा खराब होगा, है ना। तो हारने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, जीतने की क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो अगर हम डाइस से खेल रहे हैं तो उन्होंने देखा डाइस से हमारे पास 6 अगर सरफेस है डाइस पे, अगर 6 सरफेस है तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। कैसे हम इसको लाएंगे, है ना। क्योंकि कार्डेनो के पहले तक रोम के एक राजा थे जिनका नाम अभी हम भूल रहे हैं ना, उनको भी इसी का बहुत शौक था। तो वो अपने कैरेज में, अपने जो गाड़ी होता है, गाड़ी में वो एक बोर्ड बनवाए हुए थे जिसपे वो उनको गैम्बलिंग का या चेस बोर्ड का या इसका डाई खेलने का बहुत शौक था। तो उन्होंने मतलब इस पर किताब भी लिखी थी, हाउ टू प्ले डाइस एंड विन करके एक किताब भी लिखी थी। उसी तरह कार्डेनो थे, इन्हें भी डाइस का शौक था और इन्होंने सोचा कि भाई इसको कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए। क्योंकि इसके पहले तक जो लोग मानते थे कि डाइस में किसी नंबर का आना ये गॉड की मर्जी है, ये आपके हाथ में है ही नहीं, है ना। तो उन्होंने देखा कि असल में ये आपके हाथ में नहीं है, बात तो सही है, लेकिन गॉड का आना उसको, उस बात को अलग रखते हैं। मैथ्स क्या कहेगा इसका? तो उन्होंने कहा मैथ्स कहेगा कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। लाइक एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, है ना, और हेड आएगा कि टेल आएगा, ये दोनों इक्वल पॉसिबल है ना। तो हम कहते हैं कि 50-50% चांस है ना, या फिर हाफ चांस है ना। आज हम लोग हाफ के टर्म्स में भी बात करते हैं, हम लोग 50-50% चांस कहते हैं। यानी कि दोनों इक्वली लाइकली है, दोनों के आउटकम, दोनों के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है ना। ठीक उसी तरह 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है ना। अगर हम टोटल को 100 बोलें, है ना, तो ये 100/6 पॉसिबल है, ये 100/6 पॉसिबल है, 100/6, ठीक है, 100/6, 100/6, 100/6, सारे 100, हर एक की पॉसिबिलिटी 100 का बाई 6 होगा, है ना। अगर टोटल को 100 बोले, हम जानते हैं कि अगर 100 से किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग परसेंट बोलते हैं, है ना। यहाँ से पहली बार एक आइडिया आया कार्डेनो को कि कैसे ये हो सकता है, और उसी में
उसी समय में एक बहुत फेमस मतलब अब ये डिबेट चल पड़ा मैथमेटिशियंस के बीच और गैम्बलिंग करने वाले लोगों के बीच भी, कि एक था प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट जिसको हम लोग कहते थे। प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट क्या था ना, कि गैम्बलिंग जब आप कर रहे हैं, मान लेते हैं कि दो खेल गैम्बल करने वाले लोग हैं जो खेलना शुरू किए हैं, है ना, जैसे कि हम दो बैडमिंटन खेलने वाले लोग होते हैं, है ना, तो एक गेम में फैसला कभी नहीं होता है ना, सेट ऑफ गेम्स होता है ना, कि सेट ऑफ गेम्स आप खेलो, है ना। तो पॉइंट प्रॉब्लम क्या था कि मान लेते हैं कि किसी समय में मान लो 5 गेम खेलना है, 5 सेट ऑफ गेम खेलना है, और कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि बीच में ही वो गेम को रोकना पड़ गया, है ना, तो गैम्बलिंग का जो पैसा है, वो जो विन प्राइज है, वो किसको मिलेगा और कैसे दिया जाएगा, ये सवाल उठता है ना। तो कोई कह सकता है कि जो जीत रहा हो उसको मिल जाए, है ना, जो हार रहा हो उसको ना मिले, है ना। लेकिन गेम तो जो हार रहा है वो तो ये कह सकता है कि अभी 5 सेट का गेम है, अभी 2 ही सेट हुआ है ना, तो जब तक हम पूरा नहीं, आखिरी 3 हम जीत जाते तो, है ना। तो ये सवाल बनता था। तो ये क्वेश्चन अब बहुत डिबेट का उस समय सब्जेक्ट बन गया मैथमेटिशियन के बीच, कि कैसे गैम्बलिंग में ये जो पैसा है, विन प्राइज है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना। तो अब लोगों ने कहा कि आप एक सेट में, जैसे बैडमिंटन का मैच चल रहा है, तो मान लो 2 सेट हुआ, एक सेट एक ने जीत रखा है, दूसरा सेट में दूसरा लीड कर रहा है ना, तो उस बेसिस पर आप परसेंट निकाल सकते हो, है ना। मान लो 4 और 5 है स्कोर, 4 और 5 का स्कोर, है ना, तो एक 5 पर है, एक 4 पर है, और दूसरा वाला, पहला वाला जो मैच था उसके भी स्कोर को आपने दोनों को ऐड कर दिया है, टोटल को आपने डिवाइड कर दिया है, और इसी आधार पर आप परसेंट बांट दो, ये कहा जा सकता है ना। तो ये कुछ दिन तक एक मैथमेटिशियन ने ये थ्योरी दी, ये चला। अब ये चला, लेकिन ये भी नहीं काम आता है। लेप्लास थे शायद, लेप्लास ने थ्योरी दी थी, शायद मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन लेप्लास को ये जब क्वेश्चन मिला था तो इन्होंने लेटर लिख दिया था क्वेश्चन, एक और बढ़िया मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फर्मेट। तो फर्मेट को उन्होंने लेटर लिख दिया था कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेप्लास की जो थ्योरी थी कि आप एक बार में आप दोनों को इक्वली जो परसेंट वाइज है उस हिसाब से आप डिवाइड कर दो, जो स्कोर है उस हिसाब से। तो फर्मेट ने कहा कि ये सॉल्यूशन पूरे तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? अगर एक ही मैच हो तब आप क्या कहेंगे? मैच अगर एक ही हो और एक ही में 9 वर्सेस 12 मान लो आया है, तो 12 वाला तो विन कर गया है, तो एक तरह से पहला मैच तो पूरा ही इसने जीत रखा है, तो क्या आप पूरा इसको दे दोगे? 4 मैच तो अभी भी बाकी था अगर 5 सेट का है तो, है ना। तो एक मैच में फिर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, है ना। तब इसी तरीके से लेप्लास, फर्मेट और करते करते फॉर द टाइम बिंग एक लंबे समय में धीरे धीरे ये जो थियोरी है प्रेसाइज और डेवलप होती गई, जिसको 14th सेंचुरी में ही पहली बार नाम दिया गया, कार्डेनो ने ही नाम दिया, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल, कितना प्रोबेबल है, कितना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये समझ आया। तो ये पहली बार गेम ऑफ चांस से प्रोबेबिलिटी का ये सफर था, है ना। और ये 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी से लेकर के करीब करीब 17th सेंचुरी तक होता रहा। कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया, इन मैथमेटिक्स ओनली, सिर्फ मैथमेटिक्स में काम किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, आज हम लोग जानते हैं सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी की भी अगर आप बात करते हैं, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी थियरी ही आप देते हैं। क्वांटम फिजिक्स पूरा प्रोबेबिलिटी थियरी ही है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पूरा प्रोबेबिलिटी थियरी ही है। इकोनॉमिक्स के लोग, बिजनेस स्टडीज़ के लोग, सर्वे करने वाले लोग, मैथमेटिशियन तो कर ही रहे हैं, सब लोग अभी प्रोबेबिलिटी, हर एक जगह प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अब ये था कि प्रोबेबिलिटी है क्या, कैसे लोगों ने डिफाइन किया कि फाइनली यही प्रोबेबिलिटी, इसी डेफिनेशन पे हम चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जो पहला हम लोग कह सकते हैं जो डेफिनेशन, सही मॉडर्न डेफिनेशन, वो हो सकता है जो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी होने, किसी काम को, किसी इवेंट को होने की पॉसिबिलिटी का मेजर है ना। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट। ये समझ आया? तो इसको नोट कर लेते हैं, है ना। ये क्या है? पॉसिबिलिटी, मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी, मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी टू अकरिंग एन इवेंट, ठीक है।
किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है ना, उसका मेजर है प्रोबेबिलिटी। अब मेजरमेंट तो एक मेजर तो ये भी था ना, जब आप परसेंट के टर्म्स में बात कर रहे थे, है ना, एक कॉइन को आपने टॉस किया और बोथ के आने के चांसेस 50-50 हैं। आप कह नहीं सकते एक्चुअल में कि कौन आएगा, है ना, तो 50-50% चांस है। या इन जनरल हम लोग जनरल लैंग्वेज में भी बात करते हैं कि आपको यहाँ से ट्रेन पकड़ने जाना है ना, लेकिन आप लेट हो चुके हो और आपके पास अभी ट्रेन आई नहीं है, अभी ट्रेन के आने में थोड़ा समय है, लेकिन आपके जाने का समय, आपके जा करके ट्रैफिक में फंस करके वहाँ पहुँचने का जो टाइम है, वही ट्रेन के आने और खुलने का भी टाइम है ना। तो आप कहते हैं कि ये तो इक्वल है, अब हम जाएं, पहुँचें और ट्रेन पकड़ा जाए, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। हो सकता है थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाए आज, है ना। इन जनरल आपको पता है कि थोड़ा ट्रैफिक तो रहेगा, मतलब आपको इतना टाइम, आधे घंटे तो लगेंगे, और तुम्हें पता है कि आधे घंटे बाद ट्रेन आके निकल जाएगी, ये ट्रेन का टाइम है, आप देख रहे हैं ट्रेन के ऐप पे कि ट्रेन आ रही है और आधे घंटे में उसको निकलना है ना। तो एक चांस ये कि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, है ना लेकिन एक चांस ये कि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाए, दूसरा चांस ये भी तो ट्रेन कुछ ज़्यादा टाइम भी तो रुक सकती है ना। मतलब एक के चांस को आप डोमिनेट करवाते हो तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी डोमिनेंस करने लगती है ना। मतलब ये है कि दोनों इक्वली लाइकली है। यानी जब आप जनरल लैंग्वेज में बात करते हो तो कहते हो कि हमें ट्रेन पकड़ने तो जाना है, लेकिन पकड़ा जाए इसकी पॉसिबिलिटी 50% है, 50-50 चांस, है ना। चांस की बात करते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंट, परसेंट मतलब 100 से आप कंपेयर कर रहे हो, टोटल को आप 100 बोल रहे हो तो 50 इधर है, 50 इधर है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं कि हाफ हाफ चांस है ना। तो हाफ हाफ कहने का क्या मतलब है, आप टोटल को 1 मान के कंपेयर कर रहे हो, है ना। कंपैरिजन का यूनिट आप अपने से तय कर सकते हैं, है ना। तो किसी ने कंपैरिजन का यूनिट को 1 माना है तो हाफ को इधर भेजा, हाफ को इधर भेजा, हाफ हाफ चांसेस बोल दिए। किसी ने टोटल को 100 बोल दिया है तो 50-50% चांस बोल दिए, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा टोटल को 1 मान करके रखती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के थ्रू कंपैरिजन को दिखाती है ना। 1 टोटल है, टोटल 1 है तो हाफ हाफ चांसेस की बात करते हैं, ठीक। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है ना, यानी कि वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका क्या मतलब है, नो चांस, नॉट पॉसिबल इवेंट, इवेंट इज एन इवेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और 1 है तो इसका क्या मतलब है, श्योर पॉसिबल, हाँ श्योर होने की, अकरिंग ऑफ एन इवेंट इज श्योर, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाए, तो ये तो हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं किसको, किसी इवेंट के फेवरेबल नंबर ऑफ कंडीशंस को, है ना, नंबर ऑफ आउटकम को। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, है ना। टर्म्स क्या क्या है, जैसे पहला टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि अब तक जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी मैथ्स में आने से पहले तक जो थी, वो बस एक कोई भी इवेंट का आप चूज कर सकते थे। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी एज अ थियोरी आ गई और जब उसका प्रैक्टिकल यूज आप करने लगे हैं तो आप कॉन्शियसली किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को फायर करना शुरू किया, सामने जिंक सल्फाइड का प्लेट लगा हुआ है ना, क्या होगा, जिंक सल्फाइड शाइन करेगा, है ना। तो आपने इलेक्ट्रॉन गन को फायर करना शुरू किया और सामने एक होल रखा, है ना, क्योंकि फिजिक्स में अभी आप लोग को ये पढ़ना होगा या पढ़ चुके होंगे, सामने एक होल है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर, है ना। उसमें होता ये है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ना, लेकिन
वो वेव नेचर को भी शो करता है। कैसे पता चला? आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया जो लाइट के साथ यंग ने किया था, है ना। आगे जाकर के लोगों ने क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के फायरिंग के साथ शुरू किया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फायर किया और सामने दो स्प्लिट बना हुआ है ना, दो स्लिट है वहाँ पे। दो स्लिट से अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है तो जो पीछे वॉल है दो आपको स्पॉट दिखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन दो स्पॉट दोनों होल से जो पास करेगा वो सामने दो स्पॉट के रूप में दिखना चाहिए। लेकिन आप जब फायर करते हैं तो आप क्या देखते हैं पीछे? हाँ, डार्क ब्लैक, मतलब शाइन, जो जिंक सल्फाइड का प्लेट जो शाइन कर रहा है वो डार्क ब्लैक एक पैटर्न मिल रहा है। इसका एक ही मतलब निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक अ वेव। तो सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉन का वेव अगर नेचर है तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या है उसके मोशन का, है ना। तो डी ब्रॉय फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसको कहते हैं, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो वेव के लिए है, उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यही है ना। P क्या है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना। फिर ये बोर आते हैं, बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, कुछ पॉस्टुलेट्स देते हैं। लोगों ने पूछा इसका प्रूफ क्या है आपके पास? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन यही हो रहा है, देखिए एविडेंस है ना। बोर ने कहा कि मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आके हिट कर जाता है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आकर के हिट कर जा रहा है किसको? न्यूक्लियस को, है ना। तो क्योंकि उसके पहले जो मैक्सवेल की थियरी थी वो ये कहती थी कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में है तो ऑलवेज एक्सेलरेशन है, सर्कुलर पाथ मतलब एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी मतलब इसका रेडियस डिक्रीज करेगा और ये फाइनली आकर के न्यूक्लियस में हिट कर जाएगा। लेकिन ये होता नहीं है ना। तो बोर ने कहा कि मेरे पास इसका जवाब नहीं, बस यही होता है ना। तो वहाँ से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, फिर डी ब्रॉगली आते हैं, वो बताते हैं, और कई सारे लोग आकर के बताते, एक्सप्लेन करते हैं। खैर, उसमें नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पाथ क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबल हिट कर रहा है तो कहाँ ज़्यादा प्रोबेबल है आने का, है ना, कहाँ नहीं है प्रोबेबल, है ना। तो ज़्यादा प्रोबेबल जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहाँ पर नॉट पॉसिबल, नॉट प्रोबेबल, है ना। तो लेकिन एक आध इलेक्ट्रॉन वहाँ भी मिल सकता है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वेरी 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 लेस प्रोबेबल होगा, लेकिन मिल सकता है ना। यही इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का कैरेक्टर होता है ना, कि आप पहले से नहीं डिटेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होता है, आप बता नहीं सकते हो जब तक इलेक्ट्रॉन को आप टेस्ट न कर लो कि ये अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। और जैसे ही आप एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक के इलेक्ट्रॉन के स्पिन अप कहते हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है ना। लेकिन उसके पहले बिना ऑब्जर्व किए आप नहीं बोल सकते, आप यही कहेंगे दोनों के चांसेस 50-50 या हाफ है या इक्वली लाइकली पॉसिबल है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो रिलेट करता है। खैर, ये समझ आ गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि अब आप जब प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और पहले से प्लान लेकर के चल रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर कोई रिजल्ट को तैयार करना है ना। तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट एक करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे किसको? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका कोई आउटकम, कुछ इवेंट्स आता है, सेट ऑफ इवेंट्स आता है ना। एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा सेट ऑफ इवेंट्स से बना है ना, जिसका रिजल्ट कुछ सेट ऑफ इवेंट आता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? द प्रोसेस हैविंग नंबर ऑफ सेट ऑफ इवेंट्स। ऐसा होगा ही नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करो और आपको कोई रिजल्ट ना मिले, है ना। जैसे आपने एक डाइस को थ्रो किया है ना, तो आपके पास थ्रोइंग अ डाइस में क्या क्या इवेंट्स आ सकता है? तुम कहोगे 1 आने की 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये जो सेट बना 1 2 3 4 5 6 आने का इवेंट्स,
है ना। इसको आप E1, E2, E3, E4, E5, E6 भी नाम दे सकते हैं। इसका जब आप सेट बनाते हैं तो वो क्या सेट हुआ, इस सेट को हमने क्या कहा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हमने किया, कॉइन को टॉस किया है तो कितने सेट्स में एलिमेंट्स होंगे, 2 होने वाले हैं। 2 डाइस को एक साथ आपने टॉस किया है, डाई की फेंका है, तो आपको 36 मिलने वाला है। एक कॉइन और एक डाई को आपने एक साथ फेंका है, 12, है ना। तो टोटल इवेंट्स की पॉसिबिलिटी की बात, अभी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं, बस उसी प्रोसेस को हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला है। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक या उससे ज्यादा आउटकम आ सकता है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, द प्रोसेस हैविंग नंबर ऑफ इवेंट्स इन विच, आगे भी लिख सकते हैं, इन विच वन और मोर आउटकम मे बी कम। ठीक है, ठीक है। फिर सैंपल सेट, सैंपल स्पेस, उसके पहले सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे, ये जो प्रोसेस करके जो सेट ऑफ इवेंट्स बना है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सेट बना है उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, है ना। जैसे कि आपने कॉइन उछाला तो सैंपल स्पेस क्या है, हेड और टेल, है ना। आपने एक डाई और एक कॉइन उछाला तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक डाई और एक कॉइन उछाला तो क्या सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट होगा, 1 हेड, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H। फिर क्या बनेगा, 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, है ना। तो ये सारे इवेंट्स हैं, हमने नाम दिया है, तुम चाहो तो E1, E2, E3, E4 भी उसको नाम दे सकते हो। तो ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल इवेंट्स का जो सेट बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस के बाहर जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जब आपको उसमें से कोई इवेंट लेना है तो वो इवेंट का यूनिवर्सल सेट है एक तरह से सैंपल स्पेस, है ना। आप उसके बाहर से कोई नहीं ले सकते हो, उसका मतलब यही है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगला है इवेंट। इवेंट किसको कहेंगे, ये तो क्लियर है ना। इवेंट, ठीक है। अब देखो ये क्या है ना मसला, सैंपल स्पेस को इवेंट के टर्म्स में डिफाइन किया है, इवेंट को डिफाइन कैसे मिलेगा सैंपल स्पेस के टर्म्स में, मतलब सेट, इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस का सबसेट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। या कोई भी एक्शन, है ना, एनी एक्शन, एनी एक्शन, ठीक है, फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, एंड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इवेंट। अब है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या बोलेंगे, 2 इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली if possibility of occurring both
आर सेम। अगर दोनों के आने की पॉसिबिलिटी सेम है तो बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। फिर है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या होगा? किसी को फेवर कर रहा है ना, यानी कि काउंट है। फेवरेबल आउटकम सबसे पहले मैथमेटिकली एक काउंट है। किस चीज़ का? किसी इवेंट के होने का काउंट है ना। नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, है ना, उसको फेवर कर रहा है। तो ये हो गया नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी इवेंट कितनी बार हो रहा है ना, किसी इवेंट का वो अकरेंस कितनी बार आ रहा है, उसका ये काउंट है। नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को क्या बोलेंगे? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे? डिफाइन ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना। तो बोलेंगे ऊपर फेवरेबल आउटकम, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। ठीक है। और इसका वैल्यू 0 से 1 होगा, है ना। सिंबल होगा एन इवेंट, ब्रैकेट में ई लिख दे रहे हैं। ठीक है। इसका सिंबल होगा पी ई, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इसको हम लोग पी ई से दिखाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर एक दो कॉइन को एक साथ उछाला गया, ठीक, तो बोथ हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी? एग्जाम्पल है कुछ, क्या क्या आ सकता है? बोथ पे हेड आ सकता है, फिर हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है ना। बोथ पे हेड आने की पॉसिबिलिटी 1 और टोटल आउटकम 4, है ना। एक हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी? एक हेड, सिर्फ एक हेड आने की पॉसिबिलिटी, हाँ 2/4 यानी 1/2, है ना। फिर मैं कहूँ एटलीस्ट 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड 3/4, है ना। टेल आने की बोथ टेल 1/4, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये इवेंट, ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, 2 कॉइन आर टॉस्ड, सॉरी 2 डाइस आर रोल्ड। ठीक है। और मैं कहूँ इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ ऑड। ठीक है। लिस्ट बना के तो मैं नहीं करने जा रहा, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ। हमारे पास 2 डाई है, ठीक है, दोनों को रोल करना है, इसको फिल करना है जो आएगा। ठीक है। 2 आउटकम आना है। ठीक। पहले पे क्या पॉसिबिलिटी आने का? 1, 3, 5, यही 3 नंबर आ सकता है ना। तो 3 नंबर इस पे, 3 पॉसिबिलिटी, 3 वेज इसके तरफ से आ गए। ठीक। और इसमें भरने के कितने चांसेस हैं? 3, तो 3 वेज इसके से आ गए। टोटल वेज कितने हुए? 3 × 3 9 वेज हुए ना। तो फेवरेबल आउटकम 9/36। सेकेंड वाला बोलो, गेटिंग सम 7।
7 आना चाहिए सम। 1/6 क्या क्या आएगा? पहले वाले में क्या क्या हो सकता है? 1 6 हो सकता है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, और 3 और 4 का बन सकता है, और बस, और इसका रिवर्ट बन सकता है 3 ये और इसका रिवर्स, 6 टोटल बनेगा ना। तो 6/36। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ। 3 दोनों पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है? 3 और 6 इस पे हो सकता है, 3 और 6 इस पे हो सकता है, यानी 2 पॉसिबिलिटी इस पे, 2 पॉसिबिलिटी इस पे, 4 हो गया ना। 4 पॉसिबिलिटी, तो 4/36। मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, ओनली 1 डाई। अब देखो यहां तुम लोग फंस गए, अब यहां फंस गए तुम लोग। देखते हैं चलो क्या हो जाएगा एक डाइस पे, यानी कि एक पे 1 2 3 नहीं 4 5 पॉसिबल है, और दूसरे पे 3 और 6 पॉसिबल है, यही है ना। तो इस पे कितना? 4, इस पे 2, 8 हुआ। 1 मिनट, अभी 8 सिर्फ नहीं होगा, ये 4 इस पे और ये 3 6 इस पे भी तो पॉसिबल है, प्लस एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और ये पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एंड और का कंसेप्ट पता है ना। हाँ, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि टोटल 8 + 8, टोटल आउटकम 16/36 होगा। समझ आया? टोटल पॉसिबिलिटी की बात करनी है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद है ना, एंड और का कॉन्सेप्ट। हाँ, तो बस वही, हैविंग 5 वाइट 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 5 वाइट और 6 ब्लैक बॉल है। अब तुमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल आर ड्रॉन। रुको, 2 balls are drawn, 2 नहीं करो, 3 balls are drawn randomly। ठीक है, probability of getting 0 white ball। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला का, अच्छा 0 वाइट बॉल है, 3 बॉल सेलेक्ट करना है, 1 2 3 सेलेक्शन होना है। ठीक है, 0 वाइट बॉल होने का क्या मतलब है? सारा ब्लैक, तो एक ही पॉसिबिलिटी है बी बी बी। ठीक, इसमें कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 6 तरीके से, इसमें 5, इसमें 4 तरीके से। कितना हुआ? 120 है ना, 120 और बाई कितना टोटल? इसमें कितने तरीके से भी फिल कर सकते हो? 6 तरीके से, 11 तरीके से ना टोटल, 6 5 11, इसमें 10, इसमें 9 ना, 10 9, एक तो सेलेक्ट कर चुके हैं है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। हम क्वेश्चन में मेंशन होता है, मान लो अभी हम नहीं किए हैं। 5 वाइट बॉल, 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, तो एक ने आपने किया, फिर दूसरा किया, या फिर तीसरा किया, ऐसे ही किया होगा है ना। रिप्लेस तो आप कर नहीं रहे हैं, तीनों आप कर रहे हैं ना। तो इसमें 6 तरीके हैं, 11, इसमें 10, इसमें 9। ठीक है, मात्र 990 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट बॉल, 1 वाइट बॉल क्या होगा? एक वाइट, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक वाइट 2 ब्लैक। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हाँ, इंटरचेंज होगा, तो उसको फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। इसका 3 ऑब्जेक्ट का नहीं, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 ना, 2 सेम है अरेंजमेंट। ठीक, अगर ज़्यादा नंबर हुआ तो ऑलवेज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सोचना है। अभी मान लो विदाउट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सोचें तो वाइट ब्लैक ब्लैक, ब्लैक वाइट ब्लैक, ब्लैक ब्लैक वाइट, यही 3 पॉसिबिलिटी है। इसकी संभावना क्या है? वाइट की 5,
इसकी 6, इसकी 5, ठीक। और इसी का फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों सेम हो जाएगा, है ना, 4500। हाँ कैसे? नीचे से ज़्यादा कभी ऊपर आ ही नहीं सकता है, 1 0 ज़्यादा बढ़ गया, 990, ठीक है, समझ आया? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स, WB, तो कितना हो जाएगा W का? 5 4 6, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, बाई 2 से, 3/2 से, हाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तीनों का अरेंजमेंट 3/2, ठीक है। ये समझ आ रहा है सबको? WWB होगा, फिर एक WBW होगा और एक BWW होगा, 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, कितना आया? 360। 11 इंटू 10 इंटू 9, 110 इंटू 9, 990, ठीक है। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल्स, हाँ अच्छा, प्रोबेबिलिटी 3 वाइट बॉल, 5 इंटू 4 इंटू 3, 180/990। और इसमें क्या होगा? 2 ब्लैक, 2 ब्लैक का तो यही है, यही है ना, 2 ब्लैक का तो यही है ना, तो 2 ब्लैक क्या है? 1 वाइट के बराबर है, 1 वाइट के बराबर है 450/990, हो गया प्रोबेबिलिटी सबका। समझ आया? बताओ कैसे निकल रहा है। लेकिन अब ये जो हम लोग कर रहे हैं ना 3 बार, ये नहीं क्यों करना है? एक पॉसिबिलिटी अगर WBB की है ना, तो 3 में से 5 में से W को एक W सेलेक्ट करने का कितना पॉसिबिलिटी? 5 पॉसिबिलिटी, 5 में से एक सेलेक्ट करेंगे तो 5C1 पॉसिबिलिटी, है ना। 2 ब्लैक करने का 6C2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। इन दोनों का मल्टी 6C2 का वैल्यू क्या आएगा? तो भी यही आएगा ना, कहाँ गया? 6 × 5, है ना। और इन सब का एक अरेंजमेंट होगा, वो कितना होगा? हाँ, फैक्टोरियल 3/2, है ना। इस तरीके से आपको सोचना है, क्योंकि बड़ा नंबर दे देगा तो आप इस तरह से सोचने में पागल हो जाइएगा। समझ आ रहा है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टर्म्स में भी सोचने की आदत डालनी है। डायमंड होता है और स्पेड्स होता है और क्लब्स होता है। क्लब्स का कैसे होता है? ये क्लब्स होता है ना, और एक हार्ट्स होता है। रुको, डायमंड को इधर बना देते हैं, रेड वाले को एक तरफ, डायमंड है, ठीक। ये होता है हमारा रेड ब्लैक और ये होता है हमारा रेड, ठीक है। फिर इसमें भी किंग, क्वीन, जे और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ए, 2 के बाद एस होता है ना। फिर इसमें भी के, क्यू, जे, ए तक होता है। फिर इसमें भी के, क्यू, जे, ए तक होता है और इसमें भी के, क्यू, जे, ए तक होता है। के, क्यू, जे को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। ये होता है कार्ड, टोटल 52, अ डेक ऑफ कार्ड मतलब 52 कार्ड होता है ना। इस पे भी क्वेश्चन आएगा, इसीलिए बता दिए जिसको नहीं पता हो, ठीक है। इसको भी नोट करके रख लेना। एक चीज, 3 कार्ड्स 1 by 1 कहेगा ना, तो 1 by 1 कहेगा तब तुमको अलग अलग पॉसिबिलिटी देखना है कि के रेड का आ जाए, क्यू रेड का आ जाए
और जे कोई और का रेड का आ जाए, फिर इसको जे क्यू के आ जाए, लेकिन तीनों एक साथ लिया है ना, 1 by 1, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्लियरफाई कर देना चाहिए था 1 by 1, यहाँ पर 1 by 1 क्लियरफाई नहीं किया, मतलब अब सिर्फ आपका सिलेक्शन है, आपको उसका अरेंजमेंट नहीं है। 1 by 1 कहता तब उसका अरेंजमेंट आप काउंट करते हैं, 1 by 1 अगर नहीं कहा है तो बस एक सिलेक्शन की बात किया है, तो कॉम्बिनेशन का सिर्फ यूज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 किंग 1 क्वीन 1 क्वीन और 1 जे, है ना, इसका मतलब ये है, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल सिलेक्शन, टोटल आउटकम क्या होगा बताओ। 52 में से कितना निकालना है, एक निकालना है 3, तो 52 में से क्या करना है, 3 को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, टोटल सिलेक्शन क्या होगा, टोटल आउटकम 53 में 2 में से 3 को निकालना है, तो 51 52 C3 ये हो गया ना टोटल आउटकम। 3 का सिलेक्शन, हमारे पास 3 बॉक्स है, ठीक है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी 52, इसमें 51, इसमें 50 है ना, और ये क्या है 50C3 है, इस टर्म्स हम बोले परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सोच रहे हैं, 50C3 हो गया ना, 50 में से 52 में से 3 का सिलेक्शन, यही तो है क्वेश्चन, है ना, 3 का सिलेक्शन यानी टोटल ये है ना। अब हमारे पास 3 बॉक्स है, फेवरेबल अब काउंट कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम क्या है, पहले वाले में कितने तरीके से आप रख सकते हैं, मतलब तीनों 3 है आपके पास, इसका अरेंजमेंट आपको नहीं करना है अभी, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने किंग रखना है, मान लो किंग कितने तरीके से आ सकता है, 4 किंग है ना, तो 4C1, 4 में से 1 का सिलेक्शन, क्वीन कितने तरीके से आ सकता है 4C1, और जे कितने तरीके से आ सकता है 4C1, ये हो गया फेवरेबल आउटकम। अगर इसका 1 by 1 सिलेक्शन होता है तो उसका अरेंजमेंट भी कर देते, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते, नहीं इसका अरेंजमेंट नहीं, एक ही साथ तीनों सेलेक्ट करना है, तो आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे, 1 by 1 कहता तब आप अरेंजमेंट कर सकते थे, ठीक है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इतना बाई 52C3, यही हो गया प्रोबेबिलिटी, समझ आया क्यों परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आने बोले थे हाँ, अब वो तुम्हारा कैलकुलेशन का काम इसका, ये समझ आया बताओ। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत आसान है सोचना, ऐसे सोचने जाओगे तो वो फिर परेशान हो जाओगे। बोले तो लीजिए 52 51 50, ठीक। अब आपके पास किंग चॉइस, किंग को फिल करना है, किंग को फिल करने के कितने तरीके होंगे, किंग है आपके पास, 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको एक को सेलेक्ट करना है, 4 तरीका है ना भाई, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, 4 तरीका हो गया ना। तो 4C1 का मतलब और क्या होता है, 4 ही होता है ना, तो 4 तरीका इसका, फिर इसी तरह क्वीन सेलेक्ट करने का भी 4 ही तरीका होगा, ये भी 4 ही तरीका होगा। लेकिन हम इस टर्म्स में क्यों सोच रहे हैं 4C1 4C2 4C1 के टर्म्स में, क्योंकि इस नंबर्स अगर बढ़ा दिया ना तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, इस टर्म्स में ज़्यादा आसान है, समझ आ रहा है। इसलिए आज जाके सबको रिवाइज करना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। इवेंट क्या है, डाइस का उछालना, नहीं डाइस का उछालना 3 बार, ये सैंपल स्पेस है, डाइस का 3 बार उछालना, ये सैंपल स्पेस, हाँ सम 15 आना चाहिए, ये हमारा क्या है इवेंट है ना। टोटल इवेंट के टोटल अकरेंस का मतलब अगर हम निकाले तो सम 15 का जितना पॉसिबिलिटी है वो टोटल में काउंट होगा, ठीक। फेवरेबल क्या है 4, पहला पे 4 होना चाहिए, ये हमारा फेवरेबल आउटकम, 11 आना चाहिए एग्जैक्टली, ये तो फेवरेबल का निकला, लेकिन पहले हमको टोटल का निकालना है, टोटल है 3 डाइस है,
टोटल सम 15 होना चाहिए, ये है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अब हमको करना पड़ेगा, अब हमको ब्रेक करना पड़ेगा ना। हम कर सकते हैं, तो कितना हो गया 4 5 6। एक ये पॉसिबिलिटी है सम का, और क्या पॉसिबिलिटी? 4 नहीं, वो ठीक है, वो अरेंजमेंट बाद में कर लेंगे, अरेंजमेंट लास्ट में कर लेंगे, और अलग नंबर के साथ। 6 से कम जाओ, 6 6 3, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और 5 5 5 15, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि 3 अगर होगा तो 3 है, 6 है, 9, और ये तो हो ही चुका है ना। 3 6 6 ही बनेगा, 2 बन नहीं सकता है क्योंकि एक 7 हो जाएगा। 6 2 8 7 15 है ना। तो यही 3 पॉसिबल। अब तीनों का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 4 6 5 का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3, तीनों का, इसका और इसका, ये टोटल का निकला। ठीक, पहले वाले पे आपने क्या कर दिया है? 4 फिक्स कर दिया है, पहले वाले पे 4 फिक्स कर दिया है। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है 6 और 5, 5 और 6, ऊपर में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है ना। 4 और 6 और 5 हो सकता है, या 5 और 6 हो सकता है, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी, 2 बाई इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे आप फंस जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ गड़बड़ है, यहाँ आइडेंटिकल आ गया है, बाई फैक्टोरियल 2 होगा और यहाँ बाई फैक्टोरियल 3 होगा, ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना। तो ये कितना हो गया? 2 बाई 6 प्लस 3 प्लस 1 ना, 6 3 9 1 10, 2 बाई 10 होगा ना, 1 बाई 5 होगा, ये होगा आंसर। के लिए फैक्टोरियल 3, दूसरे वाले के लिए फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 आइडेंटिकल आ गया, तीसरे वाले के लिए फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 1 है ना। तो 6 3 1, तो 2 बाई 10, 1 बाई 5 आंसर आएगा।